तो सभी भावी दरोगाओं एवं सब इंस्पेक्टर्स को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अतुल्य एकेडमी में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएसआई भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है मूल विधि। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में जीके जीएस में एक पार्ट है आपका संविधान एवं मूल विधि। इन दोनों को मिलाकर के लगभग 25 से 26 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये मूल विधि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मूल विधि कानून कह सकते हैं। और इसमें जो नई जोड़ी गई कानून है वो है आपका बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। पहले आईपीसी हुआ करती थी, अब इस आईपीसी को चेंज करके अभी हाल ही में 2023 में भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को जोड़ा गया है, कुछ धाराओं को हटाया गया है, कुछ परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं। वो कैसे कैसे परिवर्तन किए हैं और आखिर वो परिवर्तन हमने किए क्यों हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये बीएनएस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नया जोड़ा गया है। तो करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और केवल बीएनएस से आप मान करके चलिए कि 5 से 6 प्रश्न, मिनिमम 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बीएनएस का सुपर मैराथन हम लेकर के आ गए हैं। सुपर मैराथन का अर्थ है, देखो बीएनएस बहुत बड़ा है ना, तो बीएनएस के 2 से 3 सुपर मैराथन में हम पूरी बीएनएस को समाप्त कर देंगे। इतना ही आप देख करके चले जाएंगे तो आपके ये 5 से 6 या फिर 7 से 8 नंबर भी हो सकते हैं जो कि आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर आपकी झोली में आ जाए उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे में किसी वीडियो कोर्स के थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल का कार्य होगा। ऐसे में आपको क्या करना है कि यूपीएसआई के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको प्राप्त कर लेने हैं। और ये नोट्स आपको अतुल्य एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं मात्र 199 रुपए में। इसके लिए कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। क्या करना है इसके लिए वो आपको बता देते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड पर आपको 199 का पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 199 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। नीचे लिख देना है यूपीएसआई कंप्लीट नोट्स, तो आपको तुरंत की तुरंत यूपीएसआई कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको यूपीएसआई के प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर एग्जाम तक डेली न्यू पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। सर इस पीडीएफ में मिलने क्या क्या वाला है, तो यूपीएसआई का कंप्लीट सिलेबस जिसमें आपका हिंदी रहेगा, मूल विधि कानून रहेगा, संविधान रहेगा, यूपी जीके रहेगी, सामान्य ज्ञान जो आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें रहेंगी, गणित रहेगा और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, 40-40 प्रश्न गणित और रीजनिंग के आने वाले हैं। मानसिक अभिरुचि को इस बार हटा दिया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपको मात्र 199 रुपये में मिलने वाला है, जिससे कि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके, आपका सिलेबस अभी से ही कंप्लीट हो सके। तो चलिए आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर लेना। आइए क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्लास। सबसे पहले आपको सिलेबस बता दें, सिलेबस में क्या क्या है मूल विधि के, जल्दी से एक निगाह में देख लेते हैं। सिलेबस में भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, जो नया ऐड हुआ है। इसके बाद महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी जो आपके विधिक प्रावधान है वो होंगे। यातायात नियम का जो एक्ट है वो रहेगा, पर्यावरण संरक्षण एक्ट रहेगा, मानवाधिकार संरक्षण एक्ट रहेगा, वन जीव संरक्षण एक्ट, सूचना का अधिकार जिसे हम आरटीआई कहते हैं, आयकर जिसे हम आईटी एक्ट कहते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। जो यहाँ महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। भैया वो जौहर वाला केस कौन सा था, है ना, बहुत सारे ऐसे केस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बेस बनाएं 2011, 2017, 2021 की भर्ती का, तो लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आए हैं। उसके बाद में भूमि सुधार का जो एक्ट लागू किया गया है, भूमि अधिग्रहण का जो एक्ट है, भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें दी गई हैं, जिनको हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में कंप्लीट मिल जाएंगी, तो नोट्स लेकर के भी आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं पहले टॉपिक से और श्री गणेश करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, यानी कि बीएनएस। ठीक है, और इसको इंग्लिश में भी भारतीय न्याय संहिता ही कहते हैं, यानी बीएनएस ही कहते हैं। नहीं तो आप सोचोगे ये इसका इंग्लिश में नाम क्या होगा, कुछ और नाम होगा क्या, नहीं, बीएनएस को बीएनएस ही कहते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। चलिए
पहले इसके इतिहास की थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये आईपीसी के स्थान पर आया है, तो थोड़ा-सा आपको आईपीसी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूछ सकते हैं भाई बीएनएस में ये चीज़ आईपीसी से जुड़ी गई है, बताइए आईपीसी के किस एक्ट में थी? तो ये सारी थोड़ी-सी आपको इसकी हिस्ट्री पता करना होगा कि बीएनएस आखिर आया कैसे, कहाँ से आया, आईपीसी कैसे आई थी, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। सबसे पहले अंग्रेजों की बात कर लेते हैं सबसे ऊपर से, कि भैया 1834 में क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले को लगा यार कुछ ऐसा करते हैं जिससे भारत में कानून व्यवस्था को अपन कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एक विधि आयोग का स्थापना करते हैं। विधि आयोग हमको बताएगा कि भारत में कानून व्यवस्था को कैसे चलाना है। ठीक है, तो विधि आयोग के कार्य क्या रहेंगे ये भी उनसे पूछा गया। तो मैकाले साहब ने बताया विधि आयोग के कुछ इस तरह के कार्य रहेंगे। पहला रहेगा न्यायालय की आधिकारिक शक्ति और नियमों की जांच। जो न्यायालय यहाँ पर काम कर रहे हैं भाई, उनकी शक्तियाँ क्या हैं ये तो पता होना चाहिए, और इसको चेक करने के लिए कौन बनेगा, विधि आयोग बनेगा। पुलिस स्थापनों की जांच, यानी पुलिस ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या स्थापना की है, कौन कौन अधिकारी हैं, इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, इनके बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि करप्शन जो है वो हाई लेवल पर जा रहा था। ठीक है, उस टाइम पर भी भारत में लागू कानून की जांच, कि भारत में कौन कौन से कानून अभी तक कंपनी एक्ट के द्वारा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए हैं, या अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से कानून लागू किए गए हैं और वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, या कोई फालतू कानून तो नहीं है, इसकी भी जांच करेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आयोग बना दिया गया भैया। तो आयोग ने 1860 में आईपीसी की सिफारिश की। आयोग ने कहा सर हमने ये बहुत सारी चीज़ें चेक कर ली, लेकिन हम सोचते हैं कि एक आप कोड बना दीजिए, इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी बना दीजिए। उस आईपीसी में सारी चीज़ों को लिख करके बता दीजिए कि ये कानून है और इस कानून के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। भैया 1860 में आईपीसी ने मतलब कि जो आयोग बना था, आयोग ने कह दिया। तो अब वहाँ पर बन गई भैया, आईपीसी बन गई। अब आईपीसी अपन को पढ़ना नहीं, क्योंकि आईपीसी को हटा दिया गया है, आईपीसी के स्थान पर बीएनएस आया है। तो ये आईपीसी के स्थान पर बीएनएस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1834 में जो है आयोग बना था, 1860 में आईपीसी की सिफारिश की, 1862 में आईपीसी बन गई। अब 1862 में कौन-कौन से अपराध होते थे, क्या-क्या चीज़ें होती थीं, और आज चल रहा है आपका 2025। तो 2025 और 1862 में बहुत डिफरेंस है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, चाँद पर हम पहुँच गए हैं, ठीक है ना? और कंप्यूटर्स आ गए हैं। 1862 में ऐसे कोई कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे, यानी साइबर अपराध होते नहीं थे। लोगों को एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास होता था, अब तो विश्वास एकदम खत्म ही हो गया है, ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे अपराध थे जिनके बारे में कानून क्या बने इसकी जानकारी भारतीयों को नहीं थी, या फिर भारत सरकार इसमें बता नहीं पा रही थी कि यार ये हम किस कानून के आधार पर इनको जो है गिरफ्तार करें, या फिर किस कानून के आधार पर इनको फांसी की सज़ा दें या उम्र कैद की सज़ा दें। तो कुछ ऐसे कानून थे जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो इसी असमंजस की स्थिति को समाप्त करने के लिए 2023 में बीएनएस की स्थापना की गई। तो देखो 2023 में सरकार ने वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आईपीसी में कुछ परिवर्तन किए। उन्होंने कहा देखो यार 2023 चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है, तो जो 1862 में आईपीसी बनी थी इसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, और वो परिवर्तन करके और कुछ नई धाराओं को जोड़ करके हम एक बीएनएस की स्थापना करेंगे। और ये आईपीसी जो है अंग्रेज़ों की देन है, तो अभी भी हम अंग्रेज़ों के कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, उसको ख़त्म करते हैं और अपना खुद का कानून बनाते हैं। रहेगा आईपीसी की तरह ही, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य में चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ों को ऐड करेंगे, कुछ पुरानी चीज़ों को हटा देंगे और अपना अपना जो है बीएनएस बनाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 11 अगस्त 2023 को बीएनएस लोकसभा में आया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है भाई, बीएनएस करंट अफेयर का टॉपिक है, कहेंगे बीएनएस को लोकसभा में कब लाया गया था? तो 11 अगस्त 2023 को बीएनएस को लोकसभा में पेश किया गया। क्या हुआ फिर? 25 अगस्त 2023 को यह अधिनियमित हो गया, या फिर पारित हो गया, इसको पारित कर दिया गया, अधिनियमित कर दिया गया 25 अगस्त 2023 को। बीएनएस ने कौन से कानून का स्थान लिया है? तो बीएनएस ने आईपीसी का स्थान लिया है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बीएनएस और आईपीसी में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये हो गया आपका बीएनएस, ये हो गया आईपीसी। बीएनएस का पारित हुआ 25 दिसंबर 2023 हो जाएगा, सॉरी 2023 को जो है ये सारी चीज़ें पारित हो गई थी। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं 25 अगस्त है, 1 मिनट रुकिएगा, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको बताया था, है ना? ये 25 अगस्त 2023 पारित हुआ। 25 अगस्त 2023 को लागू कब से हुआ? तो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे दंगे हो रहे थे, ट्रक ड्राइवर लोग उसमें जो है मना कर रहे थे कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो लोग मना कर रहे थे? तो उसमें एक धारा थी, धारा 106(2),
ठीक है। ये धारा 106(2) को छोड़ करके बाकी सभी धाराएं भारत में लागू हो गई हैं। 1 जुलाई 2024 से बीएनएस की सभी धाराएं लागू हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसको आप सही कर लेना, है ना। चलिए, अब ये 106(2) में ऐसा क्या है जिसको लागू नहीं किया गया, जिसको कुछ समय के लिए टाल दिया गया? तो जो ड्राइवर्स हुआ करते थे, जो ट्रक ड्राइवर हैं या फिर जो बाइक चला रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं, उनसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अब इसको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर वो चीज़, आदमी मर गया, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो अगर ट्रक ड्राइवर रुक करके उसका इलाज करा देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको मतलब कि थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन अगर वो हिट एंड रन हो गया, यानी कि टक्कर मार करके भाग गया, तो उसके ऊपर बीएनएस लागू हो जाएगी और उसको तुरंत सजा दे दी जाएगी। इस बात को लेकर के ट्रक ड्राइवर और बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि सर, हम जानबूझ करके टक्कर थोड़ी मारते हैं, है ना। कोई हमारे सामने आ जाता है तो हम अपने ट्रक को बचाने के चक्कर में या खुद को बचाने के चक्कर में, या फिर मान लीजिए इधर से कोई साइकिल वाला आ रहा है, इधर से कोई बस आ रही है, तो अब टक्कर होना संभावित है, बिल्कुल टक्कर होगी। तो ऐसे में इस बस को बचाने के चक्कर में हमने साइकिल वाले में टक्कर मार दी। तो सर, ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए एक लोगों का टक्कर मार दी, तो इसमें हमारी क्या गलती है ना। तो इस बात को थोड़ा सा सोचा भी गया कि हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं। तो उस पर कह दिया गया कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा और धारा 106(2) को लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा बाकी सारी धाराएं पूरे भारत में लागू हो चुकी हैं। तो कुल धाराएं कितनी हैं? कुल धाराएं हैं 358। टोटल अध्याय कितने हैं? तो कुल 20 अध्याय हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। धारा और अध्याय आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या सर पूरी 358 धाराएं पढ़ाएंगे? नहीं भैया, पूरी 358 धाराएं पढ़ाएंगे तो एक महीना तो बीएनएस में ही निकल जाएगा, है ना। जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, उन धाराओं को हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बीएनएस हो गया। बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी पारित कब हुआ? 6 अक्टूबर 1807 को 1860 को आईपीसी पारित हो गया। लेकिन लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, कहा कि आईपीसी बना दो। आईपीसी बनी 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन इसको देखने में, समझने में, संतुलन करने में, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने में 2 साल का समय लग गया और 1 जनवरी 1862 से ये पूरे भारत में लागू कर दी गई थी। आईपीसी में कितनी धाराएं थीं? तो कुल 511 धाराएं थीं। अध्याय कितने थे? कुल 23 अध्याय थे। तो आप देख सकते हैं कि धाराएं भी कम कर दी गईं और अध्याय भी कम कर दिए गए। जो बेवजह की धाराएं थीं उनको हटा दिया गया, ठीक है ना, और कुछ नए धाराओं को जोड़ दिया गया। यानी कुल मिलाकर के आईपीसी जो इतनी बड़ी थी उसको सिकोड़ करके इतना बड़ा कर दिया गया है और नाम रख दिया है भैया बीएनएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो, आईपीसी से बीएनएस बनाते समय कुछ नई धाराओं को शामिल किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कह सकते हैं कि 3 स्टार है। जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, आप मान करके चलिए कि 3 प्रश्न, कम से कम 3 प्रश्न इन नई धाराओं से आने वाले हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई हैं। उसके बाद में बीएनएस को धारा नंबर 1 से पूरा पढ़ते हुए चलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी उनको कवर करते हुए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई हैं। सबसे पहला है धारा 2(3). ठीक है, धारा 2 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें बालक की परिभाषा दी गई है कि बालक कौन होगा। अभी तक यही नहीं पता था कि कितने वर्ष तक की उम्र वाले को हम बालक मानेंगे। तो धारा 2(3) में बालक की परिभाषा। धारा 48, अब ये मत कहना कि सर एकदम धारा 48 पे कैसे पहुंच गए। तो ये जो नई जोड़ी गई हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो धारा 48 में भारत में अपराधों का बाहर से दुष्प्रेरण, यानी कि बाहर से अगर कोई दुष्प्रेरित करता है अपराध करने के लिए, फंडिंग करता है, जैसा कि आप देखते रहते हैं आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो भारत में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं, गद्दार कह सकते हैं उनको, जिनको बाहर से फंडिंग की जाती है आतंकवाद फैलाने के लिए। तो भारत में अपराधों का बाहर से दुष्प्रेरण के लिए भाई क्या मतलब कि कानून बनाया जाएगा, क्या उनको दंड दिया जाएगा, वो धारा 48 में बताया गया है। धारा 69 में है प्रवंचनापूर्ण, यानी छल पूर्वक साधनों का प्रयोग करके मैथुन करना, यानी इंटरकोर्स करना, छल पूर्वक साधनों का प्रयोग करके। कि अब आजकल देखते रहते हैं आप, है ना, कि हाँ मैं शादी कर लूँगा तुमसे, ठीक है ना, चलो फिर चलते हैं, ऐसे करके जो है तो छल पूर्वक आप जो है उनके साथ में इंटरकोर्स कर रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, तो उसके लिए धारा 69 बनाई गई है। इसके आधार पर आपको जो है सजा दिया जा सकता है। आपका अर्थ है अपराधी को, है ना, नहीं तो खुद को ही मान लो सर हमको कह रहे हैं। अरे भैया, हम नहीं कह रहे हैं, आप तो होने वाले दरोगा हो, है ना, सब इंस्पेक्टर हो भैया, दरोगा हो, आपको नहीं कह रहे हैं, उपनिरीक्षक हो, आपको नहीं कह रहे हैं। मतलब जो अपराधी होगा, जिसको पकड़ करके आप लाएंगे, उनके लिए बात की जा रही है। ठीक है, चलिए धारा 73। धारा 73 में कोर्ट की अनुज्ञा के बिना कोर्ट की कार्रवाइयों
से संबंधित किसी मामले का प्रकाशन, यानी कोर्ट में कोई मान लीजिए केस चल रहा है, ठीक है? उसकी सुनवाई हो रही है, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उसको ले जा करके अपने चैनल पर या फिर अपने दोस्तों को दिखा दिया कि देखो भैया कोर्ट में ऐसी कार्रवाई होती है, तो आपके ऊपर धारा 73 के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने आपको आज्ञा नहीं दी थी। कोर्ट इसीलिए मीडिया को एंटर नहीं करने देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कोर्ट की आज्ञा होगी तो मीडिया अंदर जा भी सकता है, लेकिन कोर्ट अगर आज्ञा नहीं देती है तो मीडिया उन सारी चीज़ों को, उन सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को छाप नहीं सकता है ना? तो कोर्ट की अनुज्ञा के बिना कोर्ट की कार्रवाइयों से संबंधित मामले का प्रकाशन करते हैं तो आपको सजा होगी। उसके बाद धारा 86 में क्रूरता की परिभाषा दी गई है। क्रूरता यानी कि कितना व्यक्ति क्रूर हो सकता है, क्या ऐसे एक्ट किए जाएंगे जिसे हम क्रूरता मानेंगे, वो धारा 86 में बताया गया है। धारा 95 अपराध करने के लिए बच्चों को भाड़े पर लेना या फिर लगाना। आपने देखा होगा अभी एक केस सामने आया था कि जो है एक महिला थी जो अपने घर पर मतलब कि जॉब से थे दोनों लोग, यानी कि पुरुष और महिला दोनों पति पत्नी थे, दोनों जॉब करने जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दाई लगा दी घर पे कि तुम आओ हमारे बच्चे को संभालो, ठीक है? बच्चा बहुत छोटा था। दाई क्या करती थी, दाई उस बच्चे को एक व्यक्ति को किराए पर दे देती थी। किराए पर देने का अर्थ है कि बोल देती थी देखो शाम को 5 बजे से पहले इस बच्चे को घर पर पहुंचा देना, ठीक है? उसके बाद में वो क्या करता था, व्यक्ति वो ले जाता था, एक औरत को देता था और वो औरत उस बच्चे को गोद में लेकर के दिन भर जो है भीख मांगा करती थी, मतलब कि बच्चे को दिखा करके अरे मेरा बच्चा भूखा है, ऐसा वैसा है, और जा जा करके भीख मांगा करती थी, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, मालकिन टाइम से पहले घर पर आ गई, बोली बच्चा कहाँ है? तो बोली बच्चा यहाँ है वहाँ है, मतलब टाल मटोल करने लगी। जब कड़ाई से पूछा गया तब ये बात सामने आई कि वो जो है बच्चे को किराए पर देती थी। तो ये भी धारा 95 के अकॉर्डिंग एक तरह का ये अपराध माना जाएगा। चलिए धारा 103(2), धारा 103(2) क्या है? ये है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का अर्थ है भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को पीट-पीट करके मार डालना। तो वो भीड़ कौन होगी? अभी तक कहा जाता है अरे भैया भीड़ पर कोई मतलब भीड़ पर कोई कानून नहीं लगता है, भीड़ पर कोई केस नहीं होता। नहीं भैया, भीड़ पर केस होगा, अब होगा। 103(2) में बताया गया है मॉब लिंचिंग के बारे में। भीड़ किसको माना है? 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोग मिल करके अगर किसी की हत्या कर देंगे तो उसको मॉब लिंचिंग माना जाएगा और इन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को भीड़ काउंट किया जाएगा। धारा 106(2) क्या कहती है? तो वाहन से यदि मृत्यु हो जाए, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया है कि टक्कर लग गई और जो ट्रक वाला है वो अगर भाग गया तो उसके ऊपर जो है केस हो जाएगा बीएनएस का, और अगर रुक गया और उसने इलाज करवाया तो उसको थोड़ी-सी सहूलियत बरती जाएगी। लेकिन अगर वो रुक जाए और वो व्यक्ति मर जाए तो भीड़ उसको पीट-पीट करके मार डालेगी, और अगर वो भाग जाता है तो बीएनएस लागू हो जाएगी। इस बात को लेकर के यहाँ पर जो है थोड़ी-सी आंदोलन की स्थिति बन गई थी, इसलिए इसको अभी लागू नहीं किया गया है। तो प्रश्न बनेगा कि कौन-सी धारा को छोड़ करके बीएनएस को पूरे भारत में लागू किया है? तो 1062 यानी कि 106(2) को छोड़ करके पूरे भारत में बीएनएस को लागू कर दिया है। अगला धारा 111, धारा 111 का अर्थ है संगठित अपराध। ये संगठित अपराध का अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर के कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं, तो ये संगठित अपराध के अंतर्गत आएगा धारा 111। धारा 112 क्या कहती है? धारा 112 का अर्थ है छोटे संगठित अपराध, यानी कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो छोटे-छोटे क्राइम होते हैं। चलो आज लड़ाई हो गई है, एक कॉलेज के लड़की की दूसरे कॉलेज से लड़के से लड़ाई हो गई है, अरे चलो आज उसको पीट देंगे, तो ये भी एक तरह का अपराध होगा। संगठित होकर के छोटे-छोटे अपराध कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध होगा, धारा 112 में बताया गया है। अब ये सारी धाराएँ आईपीसी में नहीं दी गई थी, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कॉलेजों में ऐसे दंगे-वंगे नहीं होते थे, इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, ट्रक-वक होती ही नहीं थी। ट्रक तो अभी आई है, अब ट्रक के लिए कौन-सा कानून बने, इसलिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कृत्य कौन-कौन से माने जाएँगे? धारा 113 में बताया है। 117(3) का अर्थ है घोर उपहति, ठीक है? इसको घोर कर देना। इसको जब हम आपको पीडीएफ देंगे सही करके देंगे। घोर उपहति, घोर उपहति का अर्थ है कि पीट-पीट करके कुछ ऐसी उपहति कर दी तुमने, मान लीजिए सरिया से मार दिया, कुछ ऐसी मतलब कि एक्ट कर दिया जिसकी वजह से स्थायी विकलांगता हो गई है, यानी उसका पैर टूट गया है, अब वो पैर कभी नहीं जुड़ेगा, यानी स्थायी विकलांगता हो गई। तो उसके लिए क्या आपको दंड दिया जाएगा? 117(3) में बताया है। 117(4) यानी कि मॉब। मॉब की परिभाषा दी गई है कि भीड़ कौन होगा? तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर के घोर उपहति करते हैं, यानी घोर उपहति का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कृत्य करते हैं, स्थायी विकलांगता हो जाती है या वो व्यक्ति मर जाता है, तो उसको जो है मॉब की परिभाषा आर्टिकल मतलब कि धारा 117(4) में दी गई है। अगर भीड़ मिलकर के किसी के साथ में घोर उपहति करती है तो 117(4। धारा 152 में बताया भारत की संप्रभुता
एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। यानी कि आप कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर खतरा आता है, तो वो धारा 152 है। 195, धारा 195, लोक सेवक जब बलवा यानी रियोट को दबा रहा हो तो धमकी देना, यानी कहीं पर दंगा हो गया है, लोक सेवक अर्थात पुलिस पुलिस गई उसको दबाने के लिए, और तुम 10 लोग मिलकर के पुलिस को ही, मतलब पुलिस गई, 2-3 पुलिस गई, ठीक है, और तुम ज़्यादा लोग हो, तो तुम अगर उसको धमकी दे रहे हो, यानी कि आप लोग मिलकर के अगर पुलिस को धमकी दे रहे हैं, या किसी लोक सेवक, तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, उसको धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से जा नहीं सकते हो, पुलिस भीड़ ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो 195 के अकॉर्डिंग एक्ट लिया जाएगा, 195 के अकॉर्डिंग जो है दंड दिया जाएगा। चलिए, धारा 197 डी, 197 डी क्या कहती है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी अगर आप फैला रहे हैं, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। अभी आपने देखा होगा वो आधार कार्ड वाला हुआ था कि नागरिकता से जो है, नागरिकता वाला आया था, आया नहीं था कि मतलब कि आधार कार्ड में अगर आप नागरिक नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने उसको उल्टा फैला दिया व्हाट्सएप पे कि जितने भी मुसलमान हैं उन सभी मुसलमानों को भारत से बाहर किया जा रहा है। लो भैया, तो ये भी एक तरह की भ्रामक जानकारी है जिसे आप प्रकाशित कर रहे हैं, जिसे आप फैला रहे हैं, तो 197 डी के अकॉर्डिंग आपको जो है दंड दिया जाएगा। उसके बाद है धारा 304, 304 में दिया गया है झपटमारी। झपटमारी का अर्थ है स्नैचिंग, यानी कि चेन स्नैचिंग आपने सुना होगा, या फिर पर्स स्नैचिंग हो गई है, वॉलेट मोबाइल स्नैचिंग हो गई है। मोबाइल स्नैचिंग वगैरह पहले तो चलती नहीं थी, क्योंकि मोबाइल पर्स 1862 में कहाँ थे किसी के पास में, है ना, बाइक हुआ ही नहीं करती थी, ठीक है, तो कहाँ से स्नैचिंग के बारे में होगी, तो ये झपटमारी को धारा 304 में जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद में है 324, 324 को जुड़ा है जो सरकारी स्थानीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि अगर किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, सरकारी बस से एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर भाग गया है, सरकारी बस को अगर किसी ने जला दिया है तो वो क्या थी? सरकारी स्थानीय स्थानीय संपत्ति थी, जिसको जो है जलाया गया है, तो धारा 324(3) के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। धारा 341(3) और 4, इसमें क्या बताया? इसमें फर्जी मोहर, प्लेट या उपकरण को कब्जे में रखना और उसका प्रयोग करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम पर, या अभी भी करते होंगे बहुत सारे लोग, बहुत शरारती बच्चे होते हैं, वो अपने प्रिंसिपल यानी कि प्राचार्य की क्या बना लेते हैं? सील बना लेते हैं, मुहर बना लेते हैं। अटेस्टेड करने की बारी आई तो सरकारी जो डॉक्टर है उसकी मुहर बना ली, सील बना ली, और अपने कागज़ पर मुहर लगाई बढ़िया, और साइन वाइन करके लो भैया अटेस्टेड हो गया। इसीलिए सरकार ने कहा भैया तुम सेल्फ अटेस्टेड करो, ये फर्जी काम मत करो, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके तुम दे दोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो अब सेल्फ अटेस्टेड वाला काम चलने लगा है क्योंकि जो सरकारी लोग हुआ करते थे ना, वो पहले इसके भी पैसे ले लेते, लाओ भैया सील लगा रहे, लाओ 100 रुपये लाओ तभी अटेस्टेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए सरकार ने कहा ये अटेस्टेड वाला रट्टा ही खत्म करते हैं, ठीक है। छोटी मोटी जो भर्तियां होती हैं जिसमें पहले सेल्फ, अब मतलब सरकारी कर्मचारी द्वारा अटेस्टेड लगता था, अब आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये भी चीज़ खत्म हो गई, यानी फर्जी जो मोहर लोग बना करके रख लेते थे, फर्जी नेम प्लेट का उपयोग कर रहे हैं, पुलिस में है नहीं और गाड़ी पर लगवा दिया पुलिस भैया, सायरन, अब सायरन वाला सिस्टम खत्म कर दिया। पहले लोग क्या करते थे, टोल से बचने के लिए, बहुत केस आते रहते हैं, टोल से बचने के लिए अपने गाड़ी के ऊपर सायरन लाल बत्ती लगा दी, लो भैया कौन है भैया, अरे भैया विधायक की गाड़ी है निकल जाने दो, ठीक है ना। तो ये सारे सिस्टम, तो अब बता दिए भैया 341(3) और 4 के अकॉर्डिंग आपको दंडित किया जाएगा अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं तो। धारा, अभी ये यूपी पुलिस वाली भर्ती में देखा हो गया, लोग अपने नाम क्या भैया कॉप लगा रहे हैं, अरे भैया कॉप ऑफिसर्स के लिए होता है, कांस्टेबल्स के लिए थोड़ी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। धारा 358, धारा 358 में क्या बताया गया है, तो आईपीसी को निश्चित समाप्त किया जाना, यानी कि आईपीसी को क्या कर दिया? निरसित कर दिया। धारा 358 के अकॉर्डिंग आईपीसी को निरसित कर दिया गया है या फिर समाप्त कर दिया गया है। तो ये सारी धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, जो नई धाराएं थी इसको आपको जरूर याद कर लेना है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न 101% आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब भैया शुरू करते हैं अपनी बीएनएस। यहाँ से बिल्कुल बीएनएस शुरू होने वाली है। भारतीय न्याय संहिता, एक एक महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट कर दीजिए ये क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। आगे की सारी क्लासेज इसी तरह से आपके इसी चैनल पर आती रहेंगी। चलिए शुरुआत करें। तो किसी भी, अगर कोई भी धारा है और कोई भी कानून है, उसकी अगर धारा 1 दी गई है तो धारा 1 में परिचय बताया जाएगा। आप जाते हैं किसी के सामने तो सबसे पहले अपना परिचय देते हैं कि ये मेरा नाम फला फला है और मैं इस पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। तो भैया मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है ना, बन गए हैं, तो आप कहेंगे मैं इस जिले का सब इंस्पेक्टर हूँ, इस जिले का दरोगा हूँ, इस थाने का दरोगा हूँ, जिले का तो कलेक्टर होता है, मैं इस थाने का दरोगा हूँ, ठीक है, आप बताएंगे। तो वही बताया गया है, सबसे पहले दरोगा जा करके बता देंगे। तो कोई भी धारा होगी वो सबसे पहले अपना नाम बताएगी, कहाँ पर लागू होगी, कब प्रारंभ हुआ, ये बताएगी।
तो धारा एक में बताया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, यानी अपना नाम बताइए, प्रारंभ कब से हुआ है और कहाँ कहाँ पर लागू होगा, ये बताया गया धारा एक में। तो चलिए देख लेते हैं। नाम है भारतीय दंड संहिता 2023, यानी कि BNS 2023 इसका नाम है। ठीक है। कहाँ भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में, यानी जब भारत गणराज्य हुआ था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितनी जानकारी है आपको। भारत गणराज्य कब हुआ था, बताइए गणराज्य कब हुआ था, ये आपको बताना है। और इसी गणराज्य के उपलक्ष्य में ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब तो कमेंट कर ही दो भैया, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, इतना भी नहीं पता होगा तो क्या ही तुमको पता होगा, है ना। तो भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। और प्रारंभ कब से हुआ, यानी कि लागू कब से हुआ पूरे भारत में, 1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त है, पूरे भारत में प्रवृत्त है। 23 अगस्त को, ये 23 अगस्त 2023 को इसको जो है लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया था। इसके बारे में ऊपर आपको हम बता चुके हैं। ठीक है। तो प्रारंभ कब हुआ, 1 जुलाई 2024 से। चलिए लागू होने की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये लागू होगा। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के भीतर, अर्थात भारत के भीतर का क्या अर्थ है, मान लीजिए अपना पूरा भारत है, तो भारत के भीतर में क्या, थल सीमा, यानी भारत की थल सीमा के भीतर हो, वायु सीमा, यानी कि भारत के ऊपर से जो वायु सीमा है उसके अंदर होना चाहिए, और जल सीमा के भीतर चाहे भारतीय नागरिक हो या फिर कोई विदेशी नागरिक हो, अगर अपराध करेगा तो वो सारे के सारे अपराधियों को BNS के थ्रू काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो थल सीमा के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, भारत की थल सीमा इस तरह से जो पूरी बाउंड्री है वो भारत की थल सीमा हो जाएगी। ठीक है। भारत की वायु सीमा का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ से लेकर के यहाँ पर जा रहा है, तो भले ही वो हवा में जा रहा हो, तो वो भारत की वायु सीमा होगी। यानी कि भारत के जो वायु मार्ग है, आप उसमें अगर गति कर रहे हैं, उसमें आप यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए एरोप्लेन में, फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं आप, और उसमें अगर फ्लाइट में कोई कृत्य हो जाता है, यानी फ्लाइट में कोई किसी को मार देता है और वो भारत के ऊपर से गुजर रहा है, तो भी उस पर BNS लागू होगी, चाहे वो भारतीय हो या कोई विदेशी हो। मान लीजिए यहाँ से कोई, ये अपना भारत है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई प्लेन चला, कहाँ से, मालदीव से कोई प्लेन चला, और इस तरह से होते हुए, भारत से होते हुए, और वो जा रहा है कहाँ पर, चाइना में जा रहा है। ठीक है। लेकिन जा कहाँ से रहा है, भारत से जा रहा है। तो जैसे ही वो भारतीय सीमा में उसने एंटर किया और भारतीय सीमा में रहा, तो जब तक वो भारतीय सीमा में है, अगर इस बीच कोई भी कृत्य हो जाता है, यानी कोई भी मर्डर वगैरह अगर वो कर देता है, तो उस पर BNS लागू होगी, ध्यान रखना। ठीक है। चाहे वो कोई भारतीय जा रहा हो, चाहे वो कोई विदेशी जा रहा हो। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये होगी वायु सीमा की बात। बात करते हैं जल सीमा। जल सीमा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि सर ये जल सीमा क्या होती है। तो देखो, जल सीमा का अर्थ क्या है। जल सीमा का अर्थ है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी कि भारत की जो बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, दो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। तो 12 नॉटिकल मील के अंदर की सारी जो जगह होगी, यानी जितना भी जल क्षेत्र होगा 12 नॉटिकल मील में, वो सारा का सारा जल क्षेत्र भारत की जल सीमा कहलाएगा। अब ये नॉटिकल मील कैसे हम काउंट करेंगे सर, तो एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है, यानी कि एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर 852 मीटर एक नॉटिकल मील में होता है। तो 12 नॉटिकल मील तक की जितनी भी भारत की स्थलीय सीमा से लगी हुई समुद्री जगह होगी, वो 12 नॉटिकल मील तक पूरी की पूरी जगह भारत की होगी। ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी जल सीमा होगी। वहीं पर अगर हम खनन और उत्खनन की बात करते हैं, तो 12 नॉटिकल मील तक हमारी जल सीमा है। लेकिन आप मछली पकड़ने जा सकते हैं कहाँ पर, आप खनिज तेल निकालने जा सकते हैं कहाँ पर, तो भारत के लोग खनिज तेल निकालने या मछली पकड़ने 200 नॉटिकल मील तक ही जा सकते हैं। इसके बाहर अगर जाएंगे तो वो श्रीलंका की सीमा में एंटर कर जाएंगे। ठीक है ना। तो इतनी दूर तक आप लोग जो है मछली पकड़ने जा सकते हैं या फिर खनिज तेल निकालने जा सकते हैं। ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील हमारी प्राकृतिक संसाधन की सीमा हो गई, 12 नॉटिकल मील हमारी जलीय सीमा हो गई। तो अगर इसके बीच में भी कोई अपराध होता है तो भी वो BNS के थ्रू काउंट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारत से बाहर की बात करें कि भारत से बाहर ये कैसे लागू होगी, तो भारत से बाहर देखिए, यदि किसी भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक के द्वारा भारत से बाहर अपराध किया जाता है और वह अपराध से पीड़ित व्यक्ति भारतीय है या फिर अपराधी भारतीय है, तो उस पर भी BNS लागू होगा। देखो समझो इसमें क्या कह रहा है कि BNS भारत के बाहर कैसे लागू होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंग्लैंड में है, ठीक है, इंग्लैंड में है, विदेशी व्यक्ति है, और यहाँ पर कोई भारतीय कार्य कर रहा है। अगर उस विदेशी व्यक्ति ने इस भारतीय व्यक्ति पर कोई अपराध किया या हत्या कर दी, तो उस विदेशी व्यक्ति पर क्या लागू होगी, BNS लागू होगी। दूसरी बात,
मान लीजिए यहाँ पर विदेश में इंग्लैंड में कोई भारतीय व्यक्ति रह रहा है, ठीक है? और उसने कोई क्राइम कर दिया, किसी व्यक्ति को मार दिया या फिर किसी भारतीय या विदेशी नागरिक को मार दिया, तो उस भारतीय नागरिक पर भी क्या लागू होगी? बीएनएस लागू होगी। यानी कि भारतीय व्यक्ति अगर कहीं पर भी रह रहा हो, चाहे उसने अपराध किया हो या उसके ऊपर अपराध हुआ हो, तो उन दोनों स्थितियों में बीएनएस लागू होगी, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यह संहिता लागू होगी यदि अपराध कैसे होंगे? तो देखो, भारत के बाहर किसी स्थान पर भारतीय नागरिक के द्वारा किया गया अपराध होगा तो बीएनएस लागू होगी, जो अभी हमने आपको ऊपर बता दिया है। उसके बाद विदेशी या भारतीय द्वारा भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर किया गया कृत्य, चाहे वो कहीं पर भी हमारा एयरक्राफ्ट या फिर जो शिप है वो खड़ा हो, तो उस पर भी बीएनएस लागू होगी। मान लीजिए हमारा शिप, जैसे कि बहुत सारे मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स होते हैं, मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं, वो मान लीजिए सऊदी अरब जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं और भारत का शिप है, वो भारत में रजिस्टर्ड है, ठीक है? और वो शिप वर्तमान में सऊदी अरब में खड़ा है। अब इस शिप पर कोई कृत्य हो जाता है, तो चाहे वो सऊदी अरब के नागरिक ने किया हो या भारतीय नागरिक ने किया हो, इन दोनों स्थितियों में वो वाहन भारत में रजिस्टर्ड है, तो इस पर भी बीएनएस लागू होगी। सारी डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? इस पर भी बीएनएस ही लागू होगी, ठीक है? तो वो बाहर खड़ा हो, चाहे हमारा एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, अगर वो कहीं दूसरे देश में खड़ा है और उसके अंदर कोई कृत्य हो जाता है, तो उस पर बीएनएस लागू होगी। आगे बढ़िए। भारत में स्थित किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट बना करके भारत से बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध, यानी कि मान लीजिए भारत की ये इसरो है, इसरो में कंप्यूटर्स पूरे सिस्टम लगे हुए हैं, कोई भारत के बाहर से अगर उसको हैक करता है या कोई भी ऐसा कृत्य करता है, वायरस डालता है, तो जो भारत के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, इस पर भी बीएनएस लागू होगी। तो भारत में स्थित, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, कंप्यूटर रिसोर्स यानी कि डिजिटल जो चीज़ें हैं, उनको टारगेट करके कोई कृत्य किया जाता है, तो भी उस पर बीएनएस लागू होगी। अब कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जो कि बीएनएस से जिनको छूट दी गई है, तो बीएनएस कहाँ पर प्रभाव नहीं डालेगी? तो विशेष या फिर स्थानीय कानून पर। विशेष या स्थानीय कानून से क्या अर्थ है? जैसे कि आप देखते हैं असम वाला क्षेत्र हो गया या सिक्किम वाला क्षेत्र हो गया या उसके ऊपर आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, तो इस साइड चले जाइए, तो यहाँ पर क्या होता है, सेना का रूल्स कार्य करता है ना, सेना का लॉ कार्य करता है, मार्शल लॉ कार्य करता है, जिसका बहुत टाइम से विरोध भी हो रहा है। तो कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, कुछ विशेष, जैसे नागालैंड हो गया, तो वहाँ पर सेना का लॉ कार्य करता है। तो ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर स्थानीय कानून कार्य कर रहे हों या फिर विशेष कानून कार्य कर रहे हों, वहाँ पर बीएनएस कार्य नहीं करेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के अधिकारियों, सैनिकों या फिर वायु सैनिक हों, इन सबको दंडित करने वाले एक्ट के प्रोविज़न पर, यानी कि देखो, भारतीय लोगों पर क्या होता है, मार्शल जो भारतीय सेना के जवान होते हैं या भारतीय सेना के जो अधिकारी होते हैं, इन पर क्या कार्य करता है, सेना लॉ कार्य करता है, जिसे हम मार्शल लॉ कहते हैं, ठीक है ना? आपने सुना भी होगा भाई, उसका तो मार्शल लॉ, मतलब मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। तो जितने भी ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल का अर्थ है कि जब किसी भी सेना के अधिकारी पर अगर कोई केस चलाया जाता है, तो उसके अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनकी अलग सुनवाइयाँ होती हैं, उनको मार्शल लॉ के थ्रू दंडित किया जाता है। तो इस पर भी बीएनएस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, और बीएनएस में कुछ लोगों को छूट दी गई है, तो बीएनएस से भारत के कुछ व्यक्तियों को छूट दी गई है। कौन-कौन है? देखिए, तो जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हो गए, भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, भारत के अंदर भी कुछ लोगों को छूट दी गई है। कौन है? भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, इन पर बीएनएस के थ्रू कार्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद विदेशी संप्रभु, यानी कि बाहर से कोई किसी भी देश के राष्ट्रपति, किसी भी देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव अगर आ रहे हैं, उन पर भी बीएनएस लागू नहीं होगा। राजदूत, राजदूत देखते हैं कि आप जो है, हर एक एम्बेसी होती है, हर एक देश की अपने भारत में एम्बेसी बनी हुई है, ठीक है? तो विदेशी राजदूत जो लोग होंगे, उन पर भी बीएनएस कार्य नहीं करेगा। उसके बाद जो विदेशी सेना होती है, विदेशी सेना, जैसे कि मान लीजिए किसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया या फिर किसी सैनिक को हम पकड़ करके ले आए हैं, और जैसे अभी देखिए आपने अभिनंदन जी वहाँ पर चले गए थे पाकिस्तान में, 2 एयरफोर्स जो पायलट थे पाकिस्तान के, उनको भारतीयों के द्वारा पकड़ा गया था, अभी जो युद्ध हुआ था, है ना? तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी सेना जिसको पकड़ा जाएगा, उस विदेशी सेना या विदेशी सैनिक पर बीएनएस लागू नहीं होगी, वो मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग सेना के द्वारा उन पर निर्णय लिया जाएगा, ठीक है? तो इन 4 चीज़ों पर बीएनएस लागू नहीं होती। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से किस स्थिति में बीएनएस लागू नहीं होगी? 3 ये ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से एक ना एक ऑप्शन ये दिया रहेगा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका दिया गया होगा, तो यही आपका आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न बन करके आएगा। आगे बढ़ते हैं, धारा 2 की बात कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो रही है। देखिए, बीएनएस बहुत बड़ी है, तो हम 3-4 मैराथन में इसको समाप्त करना चाह रहे हैं ना, तो बस आप लोग साथ बनाए रखिए। धारा 2(1),
धारा 2 में परिभाषाएँ दी गई हैं, किसी भी चीज़ की क्या-क्या परिभाषाएँ होंगी, वो धारा 2 में दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं, थोड़ी देर और देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धारा 2.1 में एक्ट की परिभाषा दी गई है। एक्ट का अर्थ है एक्शन, एक्शन ACTI TION, ये एक्शन हो गया। इस एक्शन को शॉर्ट करके एक्ट कर दिया गया है, ठीक है? तो एक्ट का क्या परिभाषा होगी, यानी कोई कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य की क्या परिभाषा होगी, वो धारा 2.1 में बताया गया है। चाहे वो एक एक्ट किया गया हो या फिर सीरीज ऑफ एक्ट। सीरीज ऑफ एक्ट का अर्थ है कि बहुत सारे अपराध एक साथ में किए गए हों, उनको हम सीरीज ऑफ एक्ट कहते हैं। तो दोनों एक ही एक्ट माने जाएंगे, एक ही एक्शन माना जाएगा। तो एक्शन यानी कि कार्य की परिभाषा धारा 2.1 में दी गई। अब ये कार्य वो साइंस वाला नहीं है कि बल की परिभाषा, कार्य की परिभाषा, सदिश है कि अदिश है, ये वाला नहीं है, ठीक है ना? ये कार्य कानून वाला है। धारा 2.2, धारा 2.2 में जीव जंतु की परिभाषा दी गई है। जीव जंतु का अर्थ क्या होगा, किसको जीव जंतु माना जाएगा, ये धारा 2.2 में बताया गया है। अब कौन होगा जीव जंतु, तो मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी जीव जंतु कहलाएगा। यानी मानव को छोड़ दीजिए, मानव के अकॉर्डिंग कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो शेर हो, भालू हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, तो ये सब जो है जीव जंतु के अकॉर्डिंग आएंगे। तो जीव जंतु की परिभाषा धारा 2 के सब क्लोज 2 में दी गई है। चलिए धारा 2.3 देख लीजिए। अब ये धारा 2.3 पर स्टार लगा हुआ है। स्टार का अर्थ है कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको नया नया जोड़ा गया है, ठीक है? और ये 101%, 101% किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा कि बालक की परिभाषा। तो पूछा जाएगा बालक की परिभाषा कौन से धारा में दी गई है, तो बालक की परिभाषा धारा 2.3 में दी गई है। बालक किसको माना जाएगा, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होगी उसको बालक काउंट किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार पूछा जाता रहा है। 18 वर्ष से कम लोगों को बालक माना जाएगा। धारा 2.4 में क्या है, तो धारा 2.4 में है कूटकरण, यानी कि काउंटरफीट, ठीक है? और नकल करना, जाली सामान तैयार करना, इनकी परिभाषा दी गई है कि किस चीज़ को हम जाली मानेंगे, किस चीज़ को हम काउंटरफीट मानेंगे। ये सारी परिभाषाएं धारा 2.4 में दी गई हैं। तो किसको मानेंगे, धोखाधड़ी करने के आशय से एक वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु बनाना। जैसे बहुत सारे लोग फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं, 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनवा ली, अपनी एज बढ़वा ली उसमें, या फिर एज कम करवा ली उसमें। आर्मी में भर्ती देखने जाना है, ओवर एज हो रहे हैं, चलो दूसरी जाली मार्कशीट बनवा लेते हैं। फिर आर्मी वाले पकड़ करके ऐसी धुनाई करते हैं ना कि डंडे डंडे छप जाते हैं, ठीक है ना? तो वो धोखाधड़ी जो अगर आप कर रहे हैं तो वो धारा 2.4 के अकॉर्डिंग कानून बना है, उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। धारा 2.5 में क्या कहा है, धारा 2.5 में न्यायालय की परिभाषा दी गई है कि किसको हम न्यायालय मानेंगे, किसे हम कोर्ट मानेंगे। और ये पहले आईपीसी की धारा 20 में हुआ करती थी। तो पूछा जा सकता है आईपीसी की धारा 20 में दी गई न्यायालय की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है, तो भैया बीएनएस की 2.5 में दी गई है। चलिए धारा 2.6 की बात कर लेते हैं। धारा 2.6 में मृत्यु की परिभाषा दी गई है। और ये मृत्यु कौन है, ये मृत्यु मानव मृत्यु की परिभाषा दी गई है। ऐसा नहीं होगा कि कुत्ता मर गया तुम बीएनएस के थ्रू उस पर मतलब कि कानून के अकॉर्डिंग उस पर जो है केस करवाने आ गए। तो मानव मृत्यु की बात की गई है, किसी अन्य मृत्यु की बात नहीं की गई है। तो मृत्यु की परिभाषा धारा 2.6 में दी गई है, जिसमें मानव मृत्यु को ही मृत्यु माना जाएगा। उसके बाद में धारा 2.7, धारा 2.7 पर डबल स्टार लगा, यानी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़ करके जाना है। इसमें दिया गया है बेईमानी की परिभाषा। बेईमानी किसे माना जाएगा, तो कोई ऐसा कार्य जब कोई सदोष अभिलाभ प्राप्त हो, यानी कि तुमने कोई ऐसा, अब तुमने नहीं मतलब कि किसी ने कोई ऐसा कार्य किया है दूसरे को धोखा दे करके सदोष अभिलाभ प्राप्त किया है, यानी दोष सहित, यानी कि उसने कुछ ऐसा दोष किया है, दोष सहित लाभ प्राप्त किया है, तो उसे बेईमानी मानी जाएगी। या फिर जब किसी व्यक्ति को सदोष हानि हो, दोष सहित हानि हो, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर जो है बेईमानी जो है उसको माना जाएगा और धारा 2.7 के अकॉर्डिंग उस पर जो है कानून लागू किया जाएगा। उसके बाद में है धारा 2.8। तो धारा 2.8 में दस्तावेज की परिभाषा दी गई, ये भी स्टार मार्क किया हुआ है, यानी ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या होंगे। पहले आईपीसी की धारा 29 में दिया गया था, इसमें धारा 2.8 में जोड़ दिया। जो महत्वपूर्ण धाराएं पीछे दी गई थी उनको उठा करके आगे कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डॉक्यूमेंट क्या होंगे, है ना? तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, तो किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा अव्यक्त या वर्णित कोई विषय, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, जिसका उपयोग किया जा सकता है, वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। चाहे तुमने पत्थर पर कोई चीज़ लिख दी हो, ठीक है ना, लेकिन अगर उसका उपयोग किया जा सकता है किसी को सबूत देने में या फिर किसी के ज्वाइनिंग में या कहीं पर भी, तो उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो किसी भी पदार्थ पर अक्षरों के थ्रू आपने लिखा है, अंकों के थ्रू लिखा है, या फिर चिन्ह बना दिए, कुछ ऐसे चिन्ह बना दिए हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में जो है काउंट की जाएंगी। चाहे वो डिजिटल हो यानी ऑनलाइन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर ऑफलाइन हो, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में काउंट की जाएंगी।
ठीक है? अब किसको-किसको डॉक्यूमेंट मानेंगे वो थोड़ा-सा देख लीजिए। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की शर्तों को दिखाने वाला लेख, जैसे कि आप संविदा पर भर्ती हुए हैं, ठीक है ना? तो वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती होती है कि भैया तुमको 2 साल के लिए हम भर्ती कर रहे हैं, 2 साल के बाद में हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो जो संविदा वाला जो लेख दिखाने वाला जो वो होगा डॉक्यूमेंट होगा, कागज़ होगा, उसे क्या मानेंगे डॉक्यूमेंट यानी कि अभिलेख मानेंगे। बैंकर द्वारा दिया गया चेक, बैंक में आप जा रहे हैं, आपको चेक दिया जा रहा है या फिर आप चेक दे रहे हैं बैंकर को, तो वो भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। मुख्तारनामा, मुख्तारनामा का अर्थ है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि आपने कोई ज़मीन खरीदी है, कोई जगह खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, उसको भी दस्तावेज माना जाएगा। मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। कोई मैप या प्लान जिसे सबूत की तरह इस्तेमाल किया गया हो, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं भैया कहीं पर कोई क्राइम करने से पहले एक मैप बनाते हैं भैया यहाँ से ग्वालियर चलेंगे, ग्वालियर से इटावा जाएँगे, इटावा से यूपी में एंट्री हो जाएगी, यूपी में एंट्री होकर के यहाँ पर जाएँगे, फिर यहाँ पर तो उन्होंने एक पूरा मैप तैयार कर लिया है, ठीक है? तो ये मैप या प्लान जिसे सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे भी डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज माना जाएगा, ठीक है? या फिर ऐसा लेख जिसमें दिशा निर्देश या अनुदेश दिए गए हों, यानी आपके पास में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिस पर दिशा निर्देश दिए गया हो, इधर जाना, उधर से मुड़ जाना, फिर तुम्हें एक पनवाड़ी की दुकान दिखाई देगी, पनवाड़ी की दुकान के पीछे चले जाना, तो ये सारी चीज़ें दिशा निर्देश दिए गए हों, उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कुछ केस हैं जो देख लीजिए डॉक्यूमेंट से संबंधित आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है श्यामा चरण वर्सेस एसडीएम केस। इसमें करेंसी नोट को भी डॉक्यूमेंट माना गया है। जो करेंसी नोट होते हैं उनको भी डॉक्यूमेंट माना गया है। कौन सा केस है? श्यामा चरण वर्सेस एसडीएम केस। उसके बाद में बैरिया वर्सेस कर्नाटक राज्य केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी दस्तावेज माना गया है। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसको भी हम दस्तावेज मानेंगे क्योंकि वो भी एक सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट किसको मानेंगे, क्या होता है, समझ में आ गया? चलिए, तो ये आज की सुपर मैराथन थी। कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी आपको यूपीएसआई के नोट्स चाहिए, सभी सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध हैं मात्र 199 रुपये में। ये व्हाट्सअप नंबर है 7052547003। इस पर मैसेज करके आप टीम से संपर्क करेंगे, टीम आपको क्यूआर कोड भेजेगी, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके तुरंत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग क्यूआर पर पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वो मोबाइल नंबर प्राप्त करके वहाँ पर पेमेंट करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेंगे और तैयारी में लग जाइए भैया। ये भर्ती बहुत दिनों के बाद आई है तो कंपटीशन भी हाई लेवल का है। 3 वर्षों की छूट है, यानी कि पीएससी वाले भी एंट्री कर लेंगे, तो वो भी आपको फाइट करने वाले हैं, ठीक है ना? तो बढ़िया तैयारी कीजिए, बाकी हम तो हैं ही हैं, आपकी तैयारी करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। निश्चिंत रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने हर उस दोस्त के पास में, हर उस ग्रुप में जिसका आप सिलेक्शन होते देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।